वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री से है, जो कि हमारे पास एक एनालिटिकल केमिस्ट्री है और इसको जो है वो ज़्यादातर जो है वो केमिकल लैब केमिस्ट्री लैब के अंदर अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये यूज़फुल होती है। और इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो स्टडी करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को। और जो पहली टेक्निक जो कि हम स्टडी करने चाह रहे हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। So before discussing the solvent extraction, we must know what is solvent extraction. Solvent extraction होता क्या है? By words अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो एक्सट्रैक्शन को देखें। एक्सट्रैक्शन इज़ द सेपरेशन ऑफ एनी कंपोनेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस से उसके किसी भी कंपोनेंट की जो सेपरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम जो है वो दो कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास जो है वो वाटर H2O है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कॉमन साल्ट NaCl है। कॉमन साल्ट को वाटर के अंदर जो है वो हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज वॉल्यूम में होगा, वही कंपोनेंट हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट होगा। सो अगर हम जो है वो इसको कंबाइनली देखें तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है कि एक सॉल्वेंट को, एक अच्छे से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करके किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर से उसके सोल्यूट को क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब चूँकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, सो इसको हम इसके जो है वो अपरेटस के थ्रू ही देखेंगे। इसको अपरेटस में आपको जो है वो दिखा देती हूँ। अपरेटस में हम जो है वो इसको कैरी करने के लिए हम जो अपरेटस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ये एरो के निशान से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फ़नल। अब इस सेपरेटिंग फ़नल को हमने एक स्टैंड के क्लैम्प के थ्रू जो है वो होल्ड किया हुआ है। अब इस सेपरेटिंग फ़नल में आपको एक पर्पल कलर का जो है वो कॉर्क सा नज़र आ रहा होगा। ये असल में इसकी जो है वो क्या है, टैप है, या फिर इसका जो है वो स्टॉपर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस टैप को घुमाएंगे तो जो उसके अंदर जो सोल्यूशन होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो हम बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने के लिए हम एक सपोज्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास जो है वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की है। ठीक है, उस सोल्यूशन का जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम कह लेते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एक्स है। ठीक है, हमें किसी सोर्स से पता चला है कि अगर हम उस एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो इतना अच्छे से उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा जितना अच्छे से वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होगा। क्यों? यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अब क्योंकि एक्वस सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और उसके अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसको, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो इतना अच्छे से उसके अंदर क्या नहीं हो, डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर 1 पे हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन को हमने डाल देना है सेपरेटिंग फनल के अंदर। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने एक कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है, कोई भी अच्छा सा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की जो सिलेक्शन होती है इट वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, कि जो सोल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। नेचर अगर तो वो पोलर है तो वो वाटर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर वो नॉन पोलर है यानी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, डाल लिया। अब क्या किया हमने, उसके अंदर जो है वो सेपरेटिंग फनल के अंदर अपना एक्वस सॉल्यूशन भी डाल लिया। ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये स्काई ब्लू कलर से जो है वो आपको शो हो रहा है, और ये जो येलो लेयर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास ईथर है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखें ये दोनों लिक्विड्स जो हैं, ये दोनों सॉल्वेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, ताकि ये दोनों जो हैं वो उनके दरमियान में एक डिस्टिंक्ट लाइन आ सके, ये दोनों आपस में एक लेयर बना सके, आपस में डिज़ोल्व ना हो बल्कि क्या हो जाए, लेयर की फॉर्म में जो है वो मौजूद रहें। अब क्या हुआ,
हमने दोनों सॉल्वेंट्स को इसके अंदर जो है वो डाल लिया। फिर करना है नंबर 2 पे हमने उस अपनी सेपरेटिंग फनल को अच्छे तरीके से शेक करना है। अब शेकिंग यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? शेकिंग इसलिए ज़रूरी है, अब दोनों लिक्विड्स जो है, दोनों सॉल्वेंट्स जो है वो हमारे पास इमिसिबल हैं, ठीक है। अगर हम इनको जो है वो शेक करेंगे तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। शेक जितना जितना अच्छे तरीके से हम शेक करेंगे उतना ही जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्स कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा किसके अंदर, ऊपर वाली लेयर के अंदर, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है, और जो हमारा कंपाउंड है वाटर के अंदर एक्वस सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसके अंदर मूव कर जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसका जो कंडीशन भी यहाँ पे यही है कि जो हमारे पास दोनों सॉल्वेंट्स हम ले रहे हैं वो दोनों इमिसिबल होने चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किया जा सके। इमिसिबल का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक है और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट है इनऑर्गेनिक है, तभी वो इमिसिबल होंगे, तभी वो एक जो है वो लेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे, ठीक हो गया। अब शेक किया, हमारा सॉल्वेंट, हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर से एक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मूव कर गया ऊपर वाली लेयर के अंदर जो कि ऑर्गेनिक लेयर है। अब चौथे नंबर पे जो हमने काम करना है वो ये है कि इसके स्टॉपर को घुमाना है, ठीक है। बड़े एहतियात के साथ हमने नीचे एक बीकर रखना है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमने जो है वो उसके अंदर से ऑर्गेनिक लेयर को, एक्वस लेयर को हमने सेपरेट कर लेना है। जैसे ही एक्वस लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी, हमने कॉर्क को बंद कर देना है, ठीक है, उसके स्टॉपर को बंद कर देना है और एक सेकंड बीकर लेना है और उसके अंदर हमने जो है वो अपनी ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट कर लेना है, ठीक हो गया। अब दोनों बीकर्स में, एक बीकर में हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है और दूसरे में हमारे पास जो है वो एक्वस लेयर है। एक्वस लेयर के अंदर अभी भी जो है वो एक्स कंपाउंड मौजूद है, सारे का सारा कंपाउंड उसके अंदर मूव नहीं किया था, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सारे का सारा कंपाउंड मूव नहीं किया था। इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक लेयर की या ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना सा हमने डाला था, जितनी सी उसकी कैपेसिटी होगी डिज़ोल्व करने की एक्स कंपाउंड को, वो उतना ही डिज़ोल्व करेगा। अब हमने जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बाकी का बचने वाला एक्स कंपाउंड है उसको सेपरेट करना है, तो हमने पहले वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करना जिसके अंदर हमने पहली सेपरेशन की है। अब हमने एक फ्रेश और न्यू जो है वो एक फ्रेश ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है और उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल के जो बाकी बचने वाला एक्स कंपाउंड है उसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने इसका प्रोसीजर देखा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक, और इसको कब किया जाता है, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, जब हमारे पास सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है और थर्मली अनस्टेबल होता है, ठीक है। थर्मली अनस्टेबल का मतलब ये है कि जब किसी सोल्यूट को आग के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो रिएक्शंस शो करना शुरू कर देगा और वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन पहले ही डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि सेपरेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से उसके कंपोनेंट की जो सेपरेशन होती है उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ आ सोल्यूट, ठीक है। किस चीज़ को हमने सेपरेट करना है, एक सोल्यूट को सेपरेट करना है, कहाँ से सेपरेट करना है, एक सोल्यूशन से, ठीक है। किस तरीके से करना है, बाय शेकिंग इट विद आ इमिसिबल सॉल्वेंट, कि हमने एक इमिसिबल सॉल्वेंट लेना है, उसके साथ उसको शेक करना है और वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सोल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो एज़ कम्पेयर टू वाटर। यहाँ पे वही रूल अप्लाई होता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल, जो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक हो गया। एक तो जो सॉल्वेंट है वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द सोल्यूट, जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं जिसको हम जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सोल्यूट के ऊपर। आगे जी ये एक
इसको यूज़ क्यों किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को? वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसको अलहदा करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जो अपरेटस यूज़ किया जाता है वो है सेपरेटिंग फनल। वो अपरेटस मैंने आपको पहले भी दिखाया, अब फिर से आपको दिखा देती हूँ। इसमें हमारे पास ये इस शक्ल की होती है हमारे पास सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये जो आपको दिखाई जा रही है एरो के निशान से, ये है सेपरेटिंग फनल। ये आ गया इसका स्टॉपर, या फिर इसका जो है वो टैप इसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये आ गया स्टैंड, स्टैंड से उसको होल्ड किया हुआ है। नीचे उन्होंने रखी हुई है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क की जगह हम सिंपल जो है वो बीकर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपरेटस। नेक्स्ट आ जाएं कि जी ये जो सारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो टेक्निक है ये बेस किसके ऊपर कर रही होती है? इट इज़ बेस्ड अपॉन अ लॉ जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्नेस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, या फिर उसको जो है वो पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। सो नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हम दो सॉल्वेंट्स लेते हैं, इमिसिबल सॉल्वेंट्स, ठीक है, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, उसके अंदर अगर हम अपने सोल्यूट को डालते हैं तो वो जो सोल्यूट है उन दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा एक कांस्टेंट रेशियो में, ठीक है। कांस्टेंट रेशियो में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम से शो किया गया है। देखिए दो लेयर्स हैं हमारे पास, दो सॉल्वेंट्स हैं। एक्वस सॉल्वेंट नीचे जिसकी लेयर बनी हुई है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्यों लेयर बन रही है? क्योंकि दोनों सॉल्वेंट्स जो हैं वो इमिसिबल हैं, वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते, इसलिए वो लेयर की फॉर्म में उनके दरमियान में एक लाइन से जो है वो उनको डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। कोई ऊपर वाली लेयर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर है एंड नीचे वाली एक्वस लेयर है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 पे जो कंडीशन है वो है कि दोनों लेयर्स के अंदर जो सोल्यूट है वो हम किसी भी अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। कि वो जो अमाउंट है, अगर हम जो है वो जो है थोड़ा सा सोल्यूट 25 mg सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो उसी रेशो में अपने आप को डिज़ोल्व करेगा। ये नहीं होगा कि 25 का 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे कुछ नहीं रह जाएगा नीचे। अगर 25 है तो 25 में से हो सकता है कि 20 mg जो है वो ऊपर चला जाए और 5 mg जो है वो नीचे रह जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि 23 mg ऊपर चला जाए और जो है वो 2 mg नीचे रह जाए। यानी कि जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। अगर 25 mg हम उसके अंदर सोल्यूट डाल रहे हैं तो वो 25 mg ही रहेगा, लेकिन वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा जो उसका वॉल्यूम है अमाउंट में, वो उस सॉल्वेंट के अंदर जाएगा जिसके अंदर वो ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। और कम अमाउंट में वो उस सॉल्वेंट के अंदर रह जाएगा जिसके अंदर वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। नंबर 2 जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सोल्यूट इज़ द सेम, ठीक है। सोल्यूट की दोनों लेयर्स के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। नंबर 3 पे टेम्परेचर मस्ट, जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। टेम्परेचर रिमेन सेम, ठीक है। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जब हम उसके अंदर सोल्यूट डाल रहे होते हैं तो दोनों लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। सो टेम्परेचर का सेम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें कि अगर हमारे पास जो है जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की इन ऑर्गेनिक फेज़, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है उसको अगर हम डिवाइड करें द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द एक्वस लेयर, तो जो हमारे पास फिगर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जो कांस्टेंट फिगर होगा उसको KD बोलते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट। उसको अगर हम डिफ़ाइन करें वो ये है द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इनटू द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द एक्वस लेयर, ठीक है। आगे जी इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास दो एक्सट्रैक्शंस दी गई हैं। पहली एक्सट्रैक्शन है जी ईथर एक्सट्रैक्शन में हमने क्या करना है? वही नंबर 1 पे सेपरेटिंग फनल लेनी है, उसके अंदर हमने प्रिपेयर करना है अपना एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसको डाल लिया। नंबर 2 पे जो हमने ऑर्गेनिक लेयर डालनी है, ऑर्गेनिक लेयर में हमने क्या डालना है? ईथर डालना है, क्योंकि ईथर इज़ अ ऑर्गेनिक।
ईथर क्या है, ऑर्गेनिक है। अब दोनों लेयर दोनों सॉल्वेंट्स को डाल दिया, दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हैं, इसलिए दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, बल्कि वो दोनों सॉल्वेंट्स जो है वो दो लेयर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। जो लोअर लेयर होगी वो क्या होगी, वो एक्वस लेयर होगी, और अपर लेयर जो होगी वो ईथर लेयर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईथर ही क्यों ऊपर आया है, ईथर नीचे क्यों नहीं गया, ईथर ने लोअर लेयर क्यों नहीं बनाई, वाटर ने ही क्यों बनाई है। वो आ जाता है इनकी डेंसिटी का फ़र्क आ जाता है। तो डेंसिटी जो होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ईथर। सो अब हमने दोनों सॉल्वेंट्स को डाला, वो लेयर की फॉर्म में आ गया। अब हमने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी सेपरेटिंग फनल को शेक करना है, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, जिसकी वजह से नीचे से जो एक्स कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मूव कर जाएगा ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक लेयर यानी अपर लेयर के अंदर मूव कर जाएगा। जैसे ही वो मूव करेगा तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉपर को हम घुमाएंगे और बीकर के अंदर बड़ी केयरफुली से नीचे वाली लेयर को जो है वो सेपरेट कर लेंगे और ऊपर वाली लेयर को एक अलग बीकर में सेपरेट कर लेंगे। ये हो गई सेपरेशन। ओके, आगे आ जाती है जी एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। एफिशिएंसी क्या होती है कि इसमें ये होता है कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लार्ज वॉल्यूम को एक ही बार यूज़ करके एक ही बार में सेपरेशन करने की बजाय एफिशिएंसी इस तरह से बढ़ती है कि एफिशिएंट सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन इस तरह से हमारे पास हासिल होती है कि हम बजाय इसके कि एक लार्ज वॉल्यूम में ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करें, हम छोटे छोटे पोर्शंस में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले वाली ऑर्गेनिक लेयर को हमने सेपरेट कर लिया जिसमें मूव कर गया था एक्स कंपाउंड, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया। अब उसी सॉल्वेंट को दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसकी बजाय थोड़ा सा एक न्यू और फ्रेश ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाएंगे और उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर जो है वो डाल के बाकी का जो बचता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर के अंदर उसको जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ये इस तरह से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले लेते हैं कि अगर हमने पूरे घर की डस्टिंग करनी है, एक ही कपड़ा है हमारे पास, उस कपड़े से हमने एक रूम की तो डस्टिंग कर ली, वो अच्छे तरीके से होगी, डस्ट को कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर उसी कपड़े को, गंदे कपड़े को यूज़ करके हम दूसरे कमरे की जो है वो डस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, वो कपड़ा इतनी जो है वो अच्छे से डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो जो डस्ट उसके अंदर होगी वो भी उसको जो है वो गिराना शुरू कर देगा। अगर हम जो है वो किसी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर पहले वाली डस्ट को गिराना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यू डस्ट को एब्जॉर्ब करने के बजाय पहले वाली डस्ट को भी जो है वो गिराना शुरू कर देता है। यही एग्जांपल यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास अप्लाई होती है कि अगर हम उसी सॉल्वेंट को, जो यूज़ किया हुआ सॉल्वेंट है, दोबारा उसी को यूज़ करते हैं, जो बाकी का रह जाने वाला कंपाउंड है उसको सेपरेट करने के लिए, तो फिर वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो अपने अंदर एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए एफिशिएंसी इसी वजह से इस तरह इंक्रीज़ होगी कि हम एक न्यू सॉल्वेंट प्रिपेयर करें और फ्रेश प्रिपेयर करें और उसको यूज़ करके जो है वो सेपरेशन करें। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, CCl4 एक्सट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वाटर के अंदर जो है वो आयोडीन की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, वाटर के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन बनाते हैं हम, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए देखें कि आयोडीन जो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में I2 कभी भी वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती, वो डिज़ोल्व होती है एक सॉल्ट की प्रेजेंस में, जो कि हम डालते हैं पोटाशियम आयोडाइड, जो कि एक सॉल्ट है। जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये देखिए, ये हमारे पास KI है, पोटाशियम आयोडाइड, जो कि हमारे पास जो है वो साल्ट है, ठीक है। इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटाशियम आयंस अलहदा, ठीक है, और जो आयोडाइड आयंस हैं वो अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाएगी वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर हमारे पास जो है वो आयोडाइड आयंस मौजूद है, नेगेटिव आयंस ऑफ आयोडाइड मौजूद है, आयोडाइड आयंस मौजूद हैं। तो वो जो आयोडाइड आयंस की मौजूदगी में आयोडीन, मॉलिक्यूलर आयोडीन डिज़ोल्व होगी। वो कैसे होगी, देखिए हमने डिज़ोल्व करनी है क्या, मॉलिक्यूलर आयोडीन I2 डिज़ोल्व करनी है। ये डिज़ोल्व
अकेली नहीं हो रही थी, इसमें हमें डिज़ोल्व करना पड़ा पोटाशियम आयोडाइड का साल्ट, जिसने हमें आयोडाइड आयंस दिए। अब ये इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, वाटर के अंदर इस फॉर्म में ये डिज़ोल्व होगी। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ट्राई आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बन गया। दूसरे नंबर पे अब हमने क्या करना है कि सेपरेटिंग फनल लेनी है, उसके अंदर जो है वो ट्राई आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन डाल देना है। अब नंबर 2 पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो क्या लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हमने, उसको डाल देना है। अब जैसे ही हमने देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड डालने से पहले जो वाटर के अंदर ट्राई आयोडाइड आयंस बने थे, उसकी वजह से हमारा जो वाटर का कलर था, वाटर का जो कलर था वो क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्राउन। ठीक है, जैसे ही हमने जो है वो आयोडीन को वाटर के अंदर मिक्स किया, ये देखें आयोडीन जो है वो मिक्स हुआ वाटर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटाशियम आयोडाइड, जिसने अपने जो है वो आयोडाइड आयंस दिए, और वो जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है वो आयोडाइड आयंस के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड जो है वो बना देती है। और जैसे ही वाटर के अंदर ट्राई आयोडाइड बनता है, वाटर का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। फिर अब वो जो ब्राउन कलर का ट्राई आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन है वो हमने सेपरेटिंग फनल के अंदर डालना है। ठीक है, फिर अब हमने दूसरा काम ये करना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है, वो हमने डालना है। और जैसे ही हम जो है वो वाटर के अंदर जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे, तो जो हमारे पास उसका ब्राउन कलर होगा वाटर का, वो फेड होना शुरू हो जाएगा, यानी मध्यम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से और जो आयोडीन है वो अपना ओरिजिनल कलर जो है वो शो करना शुरू कर देती है, जो कि हमारे पास पर्पल कलर हो जाता है। तो जैसे ही हम जो है वो एक्वस लेयर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर डालते हैं, तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन का कलर कार्बन टेट्राक्लोराइड का की जो लेयर है उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। अब जैसे ही उसका कलर पर्पल हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि नीचे से आयोडीन जो है वो ट्राई आयोडाइड का आयन टूटा, उसमें से I2 जो है वो क्या कर दिया, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो है वो मूव कर गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर मूव कर गया। जैसे ही वो मूव करता है, पर्पल कलर शो हो जाता है। तो शो हो गया, इट मीन्स कि हमारा जो आयोडाइड आयन है वो मूव कर गया। तो फिर बाद में हमने जो है वो सेपरेशन कर देनी है। फिर उसके बाद हमने इसका अलग-अलग बीकर्स में सेपरेट कर दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली लेयर अलग बीकर में हमारे पास आ जाती है, और जो हमारे पास एक्वस लेयर है वो अलग बीकर में आ जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाला हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये शो कर रही हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि ऑर्गेनिक लेयर है। ठीक है, और ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। अब आयोडीन एक्वस लेयर में ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ट्राई आयोडाइड आयन लिख लिया है। ठीक है, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। और जो कोएफिशिएंट आता है रूम टेम्परेचर पे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हमारे पास जो है वो आता है 85 टाइम्स। ठीक है, क्या आता है, 85 टाइम्स मोर देन इन वाटर, यानी 85 टाइम्स मोर आयोडीन होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सो बेटा आज का जो हमारा ये था लेक्चर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की सबसे पहले हमने जो है वो उसको देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका प्रोसीजर देखा, उसको जो है वो डिफ़ाइन किया, फिर उसकी टाइप्स को, फिर उसके बाद इसमें अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो देखा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।